नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी, मेरे साथ है फ़ारूक हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट। बात करते हैं आज जेएनयू विवाद पर। जेएनयू का नाम जब सामने आता है तो आप लोग भी सोचते होंगे इतना विवाद क्यों मीडिया खड़ा करता है, आखिर ऐसा क्या है वहाँ के स्टूडेंट्स में। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं, सुविधाएं जो है इनको भरपूर मिल रही है जो जेएनयू में। और कोई मुझे बता रहा था मेस के चार्जेस बहुत कम हैं, जहाँ हॉस्टल में रुकते हैं वहाँ बहुत कम चार्जेस हैं, 100 से 200 रुपये महीना चार्जेस है। गरीब बच्चे हैं, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं और यहाँ जेएनयू में एडमिशन लेते हैं। टैलेंट यहाँ पर ये कहा जाता है टैलेंट की पूछ है, जिसके पास टैलेंट है उसको जो है सुविधाएं भी मिलती है और उसको पूरा प्रोत्साहन मिलता है कि अपने टैलेंट को वो बखूबी देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? जेएनयू का विवाद भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ड्रग्स लेते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं समय समय पर। मुझे याद है एक स्पेशल सीपी पूरी टीम लेकर जेएनयू के अंदर भी घुस गए थे, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जब बहुत बड़ा वाकया हुआ था जेएनयू में, जब आपस में स्टूडेंट्स भिड़ गए थे सीए के दौरान भी ये वाकया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ने आते हैं, आप पढ़िए, देश की तरक्की में हाथ बटाइए, अच्छी नौकरी आपको मिलेगी। और अगर देश सेवा करनी है तो पॉलिटिशियन बनिए, गंदगी को दूर कर दी कीजिए, आप जो अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए, बुराई कम से कम कीजिए लोगों की। या फिर अगर इतनी आपको इस देश से नफरत है तो आप ये देश छोड़कर चले जाइए। आपको क्या लगता है हैदर भाई? देखिए, बहुत सारी बातें आपने की, एक एक करके इनका जवाब देता हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो सस्ती पढ़ाई, सस्ता मेस और ये जो बाकी सुविधाएं, हॉस्टल की सुविधाएं होती हैं, ये जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें सब में ये सुविधाएं होती हैं। ठीक है, चाहे वो अलीगढ़ हो, जामिया हो, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, या बाकी तमाम जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये सारी सुविधाएं होती हैं। अब आते हैं जेएनयू में ही ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। असल में पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जेएनयू को एक तरह से अखाड़ा बना दिया गया है। किसी चीज़ की विवाद की शुरुआत करनी होती है तो वो जेएनयू से ही होती है। इस मामले में भी आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि चिराग भाई ने आपको बाकी चीज़ें बताई, मैं आपको थोड़ा सा मामला बता देता हूँ। मामला ये है कि रविवार को दोपहर में 1:30 बजे एक हॉस्टल में रामनवमी की पूजा का एक कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे पूजा होनी थी 1:30 बजे। लेकिन वहाँ पे कुछ छात्र आ गए जिनकी वजह से ये पूजा लेट हो गई और 5:30 बजे ये पूजा शुरू हुई। फिर इस दौरान जिस जगह भी पूजा हो रही थी उसी से लगती हुई एक मेस भी है, और कावेरी हॉस्टल का ये पूरा मामला है। मेस में जो वीकेंड होता है, वीकेंड के दिनों में वहाँ पे नॉनवेज भी आते हैं, तो उस रोज़ भी यानी संडे को भी नॉनवेज आया था। तो जो लोग पूजा कर रहे थे रामनवमी की हॉस्टल में, उनको इस बात का एतराज़ था कि आज के दिन चूँकि रामनवमी की पूजा हो रही है, यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जबकि वहाँ पे कुछ उनका शेड्यूल होता है, उस हिसाब से वो खाने की जो मेन्यू होता है वो दिन के हिसाब से तय होता है। बहरहाल वो ये विवाद खड़ा कर ही रहे थे कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं होना चाहिए। तभी एक और गुट, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो वामपंथी जो छात्र हैं, वो उनका एक गुट था, वो आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए, खाना हमारी आज़ादी, हम जो चाहें खाएं। इस बात को लेकर आपस में विवाद हुआ, और जो विवाद था वो हिंसक हो गया। मेस के अंदर ही, जो मेस थी उसके अंदर ही ये लड़ाई हो गई, और फिर धीरे धीरे ये लड़ाई मेस के बाहर गई। फिर पत्थरबाजियाँ होने लगी, कुछ लोगों को चोट लगी। जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से करीब 15 लोग इसमें घायल हैं, और ये मामला अब पुलिस के पास जा चुका है। इसके अलावा जो कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। तो ये एक पूरा मामला था जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं कि भाई ये विवाद ही क्यों होता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि राजधानी दिल्ली में जेएनयू एक बहुत बड़ा सेंटर है। आप जेएनयू से निकले हुए तमाम नेता हैं, जिनमें आप अरुण जेटली जी का नाम ले लीजिए या निर्मला सीतारमण का नाम ले लीजिए, इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा कद रखते हैं। और अभी तो आपने देखा कन्हैया कुमार भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो भी सियासत में आ गए। तो यहाँ से ऐसा माना जाता है कि जो छात्र नेता निकलते हैं वो राष्ट्रीय राजनीति तक जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबकी नज़र इस यूनिवर्सिटी पर रहती है। और पिछले कुछ दिनों से देखा गया, इससे पहले जब शुरुआती दिनों से लेकर और अब तक यहाँ पे वामपंथी जो दल हैं, चुनावों में उनका दबदबा रहता था। फिर NSCII जो कांग्रेस की है, फिर धीरे धीरे जो है वो उसकी जगह ABVP ने लेना शुरू किया, जो बीजेपी का
छात्र दल जिसे माना जाता है, छात्र संगठन। तो अब जैसे जैसे एबीपी भी मजबूत होती जा रही है, एबीवीपी भी, माफ़ कीजिएगा, और इधर वाम दल जो हैं वो भी मजबूत हैं, तो वैसे वैसे टकराव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये दो अलग अलग दूरी हैं। एक ऐसे मतलब वामपंथी और जो दक्षिणपंथी हैं उन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट माना जाता है। अब जब ये अपोजिट एक साथ रहेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ सारी चीज़ें तो क्लैशेस होंगे, तो क्लैशेस होना बहुत, और इसको राइट विंगर और लेफ्ट विंगर भी कहा जाता है। तो ये क्लैशेस जो है वो ऑब्वियसली फिर हुआ है। इसमें मुकदमे भी दर्ज हुआ है और जांच की जा रही है। इससे पहले भी हैदर भाई कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि कईयों के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया। हालांकि कोर्ट से अभी कोई फाइनल जजमेंट तो नहीं आया, लेकिन उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जेएनयू के छात्र क्यों, सवाल ये उठता है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ते लिखते क्यों हैं, ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आपका बिजनेस, आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करें, राइट। आपने अगर अच्छी नौकरी लेनी है तो आप नौकरी कीजिए। आप इन सब चीज़ों में क्यों घुसे हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रही है। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो ऑब्वियसली अगर आपको बहुत गंदगी लगती है पॉलिटिक्स तो आपको उसको साफ करना है, और आप आइए, बिल्कुल जो ओपन डिबेट है वो कीजिए, प्लस मुद्दों पर बात कीजिए और लोगों का भला कीजिए एट द एंड। और वो तब आप कर सकेंगे जब लोग आपको, पहले तो आपको लोगों को बताना होगा कि हम ऐसे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बताया कि हम ऐसे हैं, लोगों ने मौका दिया, वो काम कर रहे हैं। अब उसके बाद वो तो काम करेंगे तभी आएंगे अगली बार। कहने का मतलब ये एक बेसिक प्रोसेस है। यहाँ के जो छात्र हैं, हमें दिक्कत किस बात से, हमें दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि यहाँ जो अखाड़ा बनता है हर बार, यहाँ जो हमेशा लाइमलाइट में आते हैं, इतने आईपीएस ऑफिसर, इतने आईआरएस ऑफिसर, इतने आईएफएस ऑफिसर्स यहाँ से निकलते हैं, सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं। मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ना तो तरजीह देनी चाहिए मीडिया को, और ना ही इसकी कोई जगह होनी चाहिए, जो मेरा इंडिविजुअली मानना है। आपका क्या मानना है हैदर भाई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग, फिर मैं अपनी बात बोलूँगा तो अलग अलग अपने अपने कमेंट देंगे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि स्कूल हो या कॉलेजेस हो, वहाँ पे किसी भी तरह की धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनका आयोजन नहीं होना चाहिए। वो पढ़ाई करने के लिए जगह बनी हुई है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। तो अगर कोई धार्मिक आयोजन करता है, भले वो किसी धर्म का हो, वो उसके लिए एकदम मनाही होनी चाहिए। क्योंकि जब आप शिक्षा में या फिर सियासत में धर्म को जोड़ते हैं, तब इख्तलाफ पैदा होते हैं, तब दूरियां बढ़ती हैं, और ये दूरियां कई बार इतनी ज़्यादा हिंसक हो जाती हैं, जो इतनी खाई खोद देती हैं दो लोगों के दरमियान, कि उसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब रही बात जेएनयू की, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं, तो जो भी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि जो पूरे देश के क्रीम लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी कि क्रीम लोगों से मतलब अमीर लोगों से मतलब नहीं है। क्रीम का मतलब होता है जो एकदम ज़हीन होते हैं, बहुत दिमाग से तेज़ लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँच पाना भी आसान नहीं है। मतलब बहुत से लोग नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सबका होता नहीं है। तो जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो बहुत क्रीम लोग हैं, यानी बहुत ज़हीन लोग हैं। उनके सोचने का नज़रिया, तरीका अलग अलग होता है। अच्छा, जेएनयू में चूँकि फ़ॉरेन स्टडीज़ की भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है और बहुत सारे विदेशी छात्र भी वहाँ आते हैं, तो उनसे और जो देसी छात्र हैं उनका इंटरेक्शन होता है। जब वो इंटरेक्शन होता है तो वो ये पाते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, इक्वालिटी क्या है, इन सब चीज़ों पे उनकी बहस होती है, उनसे बातचीत होती है, रिसर्च होती है। तब वो उस पैमाने को पूरे देश, मतलब यूनिवर्सिटी में वो तोलने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे देश का जो यूनिवर्सिटी के बाहर की दुनिया है वो अलग है। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें समानता के साथ नहीं होती हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो अब जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं तब वो समाज को चैलेंज करने जैसा हो जाता है। ठीक बात है। तो इस वजह से जो है ये विवाद और बढ़ जाते हैं। नहीं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप सरकार से सवाल ना पूछें, बिल्कुल पूछें, राइट है आपका, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर सारी चीज़ें होंगी। इंशाल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये तो अगर बोला गया तो ये बहुत गलत बोला गया। हालांकि अभी इसकी जांच भी चल रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस ने इसको प्रथम दृष्टया माना है, तो कोर्ट ने मानना भी बाकी है। लेकिन अगर इस तरह की बात होगी तो ऑब्वियसली ये दुखदाई होगी, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं इस तरह उसके टुकड़े की बात तो नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर बात हम करते हैं कि जैसे हैदर भाई ने बताया क्रीम आ रही है, फॉरेन और इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन हो रही है। देखिए, डिस्कशन आप अच्छा है कीजिए, लेकिन एट द एंड प्रैक्टिकल आप कितने, ये मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, आपने डिस्कशन की, आपने किस मोड में की कि आप शादीशुदा नहीं है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको कम फीस देनी पड़ रही है, आपकी लाइफ बड़ी सेटल टाइप है। ये जब आप बाहर आते हैं उस एक तरह से दुनिया से, यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर आते हैं, तब आपको असलियत से फेस होता है। यानी आप नौकरी करेंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन का मोड चाहिए होगा कुछ,
अब नौकरी के लिए पिताजी आपकी माता जी कहेंगे बेटे अब नौकरी तो लग गई, अब शादी भी कर ले। जब शादी करेंगे तो 1000 जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएंगी, फिर आपका नज़रिया बदल जाएगा, फिर आप जो है बीबी की डिमांड्स पूरी कर रहे होंगे या उससे फाइट कर रहे होंगे। फिर ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बढ़ता है कि फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, फिर आपका बच्चा हो जाता है, फिर और एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाते हैं, फिर आपका दूसरा बच्चा हो जाता है, फिर उसके एडमिशन, यानी कि वो एक अलग चेन ऑफ इवेंट्स हैं जब आप इस दुनिया से बाहर आते हैं। तो उस समय आपको जिम्मेदारियों का एहसास ज़्यादा होता है, ज़्यादा आप एक तरह से कहा जाए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में होते हैं कि चलिए ज़्यादा पंगा नहीं लें यार, अब हमारी फैमिली है। एक बंदा ही बोलता है यार मेरे बच्चे हैं मेरे, क्योंकि तब आपको देश प्रेम ज़्यादा याद नहीं आ रहा होता। तब आपको ये नहीं आप कहते कि ठीक है मेरे बच्चों मुझे कुछ नहीं है, जो सच होगा वो मैं बात करूँगा। ये आप तब कहते हैं जब आप 100 रुपये की मेस की फीस या 100 रुपये आपका हॉस्टल का किराया या जितना भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बहुत कम है, मुझे इतना पता है। तो ये इश्यूज़ तब अच्छे लगते हैं जब आप सारी चीज़ें हैदर भाई पूरी कर रहे हैं, और तब आप एक आकर आप ऐसी बात बोलें या पॉलिटिक्स में जाएं या ऐसी बात बोलें जो एक बहुत प्रैक्टिकल लगे, ये लगे नहीं यार इस आदमी ने वो सारी चीज़ें फॉलो करी है ज़िंदगी में, उसके बाद ही कोई ओपिनियन दे रहा है। ऐसे आप देश में ये हो रहा है, ये तो सबको पता है देश में ये हो रहा है, इस तरह की बातें करने से मुझे लगता है हैदर भाई कुछ ज़्यादा पर्पस सॉल्व होता नहीं है। आपको क्या लगता है? एक फिल्म के सीन के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो छात्र पढ़ रहे होते हैं उनका मेंटल लेवल क्या होता है। एक फिल्म आई थी रांझना। रांझना में जो हीरो, सो कॉल्ड हीरो थे, उन्होंने हॉस्टल में चोरी करने की कोशिश की, तो जो छात्र होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको मारने के बजाय वो छात्र उनको बीच में बैठा के उन्हें घेर लेते हैं और वो इस बात का डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर इसको चोरी करने की नौबत क्यों आई, इसकी क्या मजबूरियाँ रही होंगी। तो वो उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं कि इसने पढ़ाई की होगी तो इसको नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली तो ये कर्जे में डूब गया होगा, कर्जे में डूब गया होगा तो ये परेशान हुआ होगा, परेशान हुआ होगा तो इसने चोरी की होगी। तो वो इस तरह से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। जब जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये रामनवमी की जो घटना हुई अभी, वो इस पे भी अगर एक जो गुट है वो जो रामनवमी की पूजा कर रहा था, उसका ये मानना था कि रामनवमी की पूजा हो रही है तो कैंटीन में नॉनवेज नहीं आना चाहिए। दूसरा जो गुट था वो इस बात पे अडिग था कि खाना खाना उनकी आज़ादी है और वो जो चाहे खा सकते हैं, धर्म से कोरिलेट क्या करना। हाँ, और तीसरा जो पक्ष था वो ये था, जो कैंटीन का पक्ष था, उसने ये कहा कि वो उनके मेनू में आज के दिन में ये नॉनवेज की डिश थी। तो ये तीन अलग अलग पहलू थे जिनको इस तरह से, जिस तरह से ये विवाद हुआ उस तरह से सुलझाना नहीं चाहिए था, बल्कि इसको बैठ के तीनों पक्ष को बैठना चाहिए था, समझना चाहिए था कि भाई अगर यहाँ पे रामनवमी की पूजा चल रही है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और इस दिन हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या फिर अगर खाना है नॉनवेज तो हमें इस जगह पे नहीं खा के दूसरी जगह पे खाना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें बैठ के सुलझ सकती थी, लेकिन चूंकि दोनों ही गर्म दल कहे जाते हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे वो राइटिस्ट हो। रांझना मूवी की उसमें जो ये जब एनालिसिस कर रहे थे तो क्या बताना चाह रहे हैं उसमें आप? वो ये बताना चाह रहे थे, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई आदमी कोई कदम उठाता है तो उसका वो एनालिसिस करते हैं कि इसको चोरी करने की नौबत क्यों पड़ी। नॉर्मल कंडीशन में आप उनकी बातचीत को सुनेंगे, आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ आदमी है यार, उसको चोर को मारना चाहिए या पीटना चाहिए। तो उन्होंने उसको मार पीट के नहीं सुलझाने के बजाय उन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर इसको चोरी करने की नौबत क्यों पड़ी। तो कहने का मतलब ये कि वो हर चीज़ को एनालिसिस करना, जो समाज से क्रीम निकल के आती है ऊपर तक, तो वो सिर्फ एक दिशा में नहीं सोचती, वो उनका होराइज़न बहुत बड़ा होता है। तो वो हर चीज़ को लॉजिक पे तौलते हैं, हर चीज़ को जो है वो विश्व स्तर पे तौलते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, तो वो उसके बाद वो चीज़ें करते हैं। लेकिन कई बारी वो चीज़ें समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से ये विवाद हुआ हो। मतलब आपका कहना है कि समाज में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, या जो आपका सोचना है, आपका अपना नज़रिया ठीक हो सकता है लेकिन समाज उसको नहीं माने। ये बात सही है, लेकिन जहाँ तक बात है एट द एंड मैं ये नहीं कह रहा, इस मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं था कि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो लोग प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, लेकिन ज़्यादा आपका टेस्ट तब है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आप शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एक लाइफ जीते हैं नॉर्मल, और उसमें रहते हुए आप देश की बात करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। क्योंकि ऐसे बात करना, ऐसे सब कुछ करना तो बहुत आसान है। मेरा एक पॉइंट और है, आपने भी जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की तो आपने इस बात को बहुत ज़ोर दे के कहा कि वो कम पैसों में खाना खाते हैं, कम पैसों में रहते हैं, कम पैसों में उनको हॉस्टल मिलता है और वो देश के पैसों से पढ़ाई करते हैं और देश के खिलाफ ऐसा करते हैं। कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी कि सारी राष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सारी चीज़ें सेम प्रोसीजर है, पहली चीज़। दूसरी ये
कि अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है तो वो एकदम गलत है, ठीक है, ये इसमें कोई इफ़ एंड बट है ही नहीं। लेकिन ये जो सुविधाएं इनको मिल रही हैं, ये सुविधाएं बाकी सबको भी मिल रही हैं। ये सुविधाएं आपको BHU में मिलेंगी, ये सुविधाएं आपको AMU में मिलेंगी, ये सुविधाएं आपको जामिया में मिलेंगी, ये सुविधाएं आपको साउथ में भी मिलेंगी। रही बात सुविधाओं की, तो अगर आप सुविधाओं पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे नेता हैं, संसद में आप जाते रहे हैं पहले भी, तो आपने देखा कि वहाँ कैंटीन में नॉनवेज आपको 2 रुपये 3 रुपये में नॉनवेज मिल जाता है, जो आप बाहर एक रोटी नहीं खरीद सकते उससे। तो वहाँ पे वो भरपेट खाना खाते हैं, सब्सिडाइज होता है, उनको पेंशन मिलती है, उनको सुरक्षा मिलती है, उनको आना जाना मिलता है, वो सारी चीज़ें उनको भी मिलती हैं। वो देश के पैसे पे कर रहे होते हैं, लेकिन क्या कर रहे होते हैं, वही बात है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो देश के पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों पे पल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, या सिर्फ छात्रों को इस बात के लिए दोषी ठहराना कि वो सुविधाओं पे? हाँ, मैंने वही बोला ना कि मैं कुछ छात्रों की ज़रूर बात कर रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है, कई बहुत फोकस ओरिएंटेड भी हैं, बहुत ज़रूरतमंद भी हैं, बहुत ज़रूरतमंद भी हैं, आते हैं जिनके पास बाहर कमरा लेने के पैसे, और कई ऐसे भी छात्र हैं JNU में जिनको इन लफड़ों से भी कोई मतलब नहीं, जो राइट विंगर जो लेफ्ट विंगर है उनसे जो जुड़े भी नहीं हुए, वो कहते हैं भाई हमारा कोई ओपिनियन नहीं, हम पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ने दीजिए। सियासत और राजनीति में जो छात्रों का दौर होता है, जो छात्र ईयर होते हैं हमारे, तो उसमें जो है वो बहुत कुछ 5-10% लोग जो है वो सियासत में जाते हैं। और इसमें मीडिया की भी गलती है, क्योंकि वो इनको इतना दिखाते हैं, कहने का मतलब ये है, तो एक दूसरे पक्ष को ये होता है कि चलिए कुछ करते हैं, फुटेज आएगी टीवी में, हम दिखेंगे। ये बहुत मैंने देखा है चीज़, क्योंकि मैंने खुद कई बार जाके कवर किया है। मान लीजिए कोई राजस्थान का शहर है, या कोई यूपी का शहर है, बिहार का शहर है, वहाँ के कॉलेजों में भी आपस में लड़ाई होती है। और आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं इस केस से, कि कई बार पुलिस को ऐसे सबूत मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए छोड़ देती है कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ इस मैं देखिए, ये जो मैं बहुत बोल रहा हूँ, ये एक टोटलिटी में नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ मैं लोगों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। कई ऐसे केसेस आए हैं दिल्ली पुलिस की नज़र में, जिनमें छात्रों के पास ड्रग्स मिली और उनको छोड़ दिया गया, सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया गया कि अगर हमने इनके खिलाफ मुकदमा दे दिया तो इनका करियर खराब हो जाएगा और ये किसी लायक मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। अब यकीन मानिए, पुलिस सिर्फ, और उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार बच्चे हैं, थोड़ा इनके प्रति लीनियंट व्यू किया, लेकिन जब वो हद पार करते हैं तो वो मुकदमा करते हैं। फिर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार से भी उनको डायरेक्शंस होती हैं, तो ये भी छुपा नहीं है, कई बार वो ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने जो देखा है वो इस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो फिलहाल ये थोड़ा सा एनालिसिस हमने JNU पर किया। अगर ये विवाद कल भी रहा तो हम कोशिश करेंगे कल भी इस पर बात करें। शुक्रिया फिलहाल।